हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने पहले सेक्टर को कवर किया है। इसके पहले मैंने डेवलपमेंट को भी कवर किया था और मैंने मनी और क्रेडिट को भी कवर किया है। तो जो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जो कि चैप्टर 4 है। It's chapter 4, Globalization and Indian Economy. Globalization and the Indian Economy. तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये इतने ब्रॉडर टॉपिक्स हैं कि इस पे आप एक बुक लिख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स इतने वास्ट हैं, लेकिन जो क्लास 10 का लेवल है उसको लिमिट करके उनको थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन तो हम नाम से ही क्रैक कर सकते हैं कि ये ग्लोब की बात कर रहा है। ग्लोब यानी कि वैश्विक स्तर, इट्स अबाउट ग्लोब, मतलब वैश्विक स्तर पे जो हमारे इंडिया का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। क्योंकि हम लोग ट्रेड से कनेक्टेड हैं, हम लोग टूरिस्ट करने के लिए जाते हैं, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत तरीके के ऐसे रिलेशंस हम लोग बना रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो जो इसका जो फोकस है वो इसी पर है कि भाई ग्लोबलाइजेशन। और अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो भाई जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें तो सारा का सारा जैसे सेक्टर्स आ गए, आपका इंडस्ट्री आ गया, सर्विसेज आ गए, मतलब हर वो चीज़ जिससे इंडियन इकोनॉमी रिप्रेजेंट होती है वो सब कुछ आ जाता है इंडियन इकोनॉमी में। ईच एंड एवरीथिंग कवर होगा इसमें। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि जो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी, लेकिन जो आज का हम लोग का फोकस रहेगा वो फर्स्ट पार्ट पर रहेगा। और इसको थोड़ा सा इस पे इस टॉपिक पे डीप जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग इंक्रीजली इंटरकनेक्टेड। वी ऑल आर नोन कि हम लोग अब धीरे धीरे इंटरकनेक्शन जो है वो बढ़ रहा है। वाइल द इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस कंट्रीज हैज मेनी डायमेंशंस, कल्चरल, पॉलिटिकल, जैसे अभी मैंने बोला भाई कल्चरल भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल हो रहे हैं, सोशल हो रहे हैं, इकोनॉमिकल हो रहे हैं। और ये जो चैप्टर है उसमें मतलब जो ग्लोबलाइजेशन इन मोर लिमिटेड, मतलब जैसा बोला कि लिमिटेड सेंस में दिया हुआ है, अदरवाइज ये बहुत वास्ट टॉपिक है और ब्रॉड टॉपिक है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटीग्रेशन की बात करता है बिटवीन कंट्रीज में थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई एमएनसीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके बीच में बात करता है। आई एम अगेन रिपीट इट कि इस जो टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन एज अ इंटीग्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ, अब थोड़ा सा इसमें डीप जाएंगे। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वी एज कंज्यूमर हैव एक्सेस टू ऑल द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, क्लोथ्स एक्सेट्रा from all the leading manufacturers worldwide. This was not the scenario in the past. भाई ये सब पास्ट में कहाँ था? एंड इट हैज़ चेंज कम्प्लीटली टूडे। भाई पास्ट में तो हमने देखा कि जो ब्रिटिश थी वो तो कॉलोनी बना के रखी थी हम लोगों को। ब्रिटिश ने क्या बना के रखी थी? कॉलोनी। तो भाई पास्ट में तो ये सारी, हालांकि ट्रेड तब भी होते थे लेकिन ये अपने बेनिफिशियल के करते थे। वॉट एवर दे आर इन्वेडर्स, मंगोल हो गए, जो भी टर्क्स हो गए, जो जर्मन्स हो गए, अफगानिस्तान से आए, सब जो इन्वेडर्स आए वो तब भी ट्रेड करते थे। लेकिन इतना कुछ नहीं था उस समय कि भाई हम लोग इंडिया के बेनिफिट के लिए हम लोग कुछ देखें, क्योंकि वो जो था वो सिर्फ वो अपने मोटिव के लिए देख रहे थे, अपना प्रॉफिट देख रहे थे। तो भाई ये सब तो पास्ट में कुछ भी नहीं था और अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। वी हैव इनन्यूमरेबल चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंडियन मार्केट। अभी हम लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पास अब अवेलेबल है अपने ही इंडियन मार्केट में। दिस चैप्टर विल लर्न हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड। और ये जो चैप्टर है वो बताएगा कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे, कि भाई पास्ट में नथिंग,
मतलब पास में था लेकिन इतना कुछ वास्ट नहीं। लेकिन आज के डेट में जो अभी का है, जो प्रेजेंट सिनारियो, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये पहले से बिल्कुल भी अलग है, मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है अभी का जो इंडियन इकोनॉमी आप देखोगे तो व्हाट इट्स फैक्टर वेयर एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड आवर लाइफ। तो इसके पीछे क्या फैक्टर है और ये हमारे लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, ये देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, तो जो प्रोडक्शन है वो अक्रॉस द कंट्रीज में कैसे होता है। Until the last century, production and manufacturing were mostly confined within the countries. जब हम लोग लास्ट सेंचुरी की बात करें तो जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहाँ होते हैं, अपने ही टेरिटरीज में। यानी कि अगर इंडिया की बात करूं तो मतलब अपने ही कंट्रीज में क्या होता था, प्रोडक्शन, और साथ में क्या उसने बात करी, मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चर भी होगा। ये कहाँ होगा, विद इन द कंट्री। पहले में मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस कंट्रीज वेयर कनेक्टेड ओनली थ्रू ट्रेड, और जो बाहर के जो वो है कंट्रीज हैं वो मोस्टली किसके थ्रू कनेक्टेड है, ट्रेड के थ्रू। वेयर देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फूड एंड फिनिश प्रोडक्ट, जिसमें क्या हम लोग एक्सचेंज करते हैं, रॉ मटेरियल्स, फूड या फिर फिनिश प्रोडक्ट। दिस सिचुएशन चेंज विद द इमरजेंस ऑफ एमएनसीज, और जैसे ही एमएनसीज का अभ्युदय हुआ, इमरजेंस हुआ, एमएनसीज अगेन स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जैसे ही इसका अभ्युदय हुआ सारा कुछ चेंज हो गया। अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, मोर देन वन नेशन। ये कैसी कंट्री है, कंपनी है, इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, एक नेशन से ज़्यादा। MNC set up their office and production unit at different location, different location में अपने जो ऑफिस को वो सेट करती है टू कलेक्ट लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। किसको कलेक्ट करती है, चीप लेबर को। अगेन जो एमएनसीज होती है एज अ प्रोड्यूसर काम करती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कंज्यूमर आर यूज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, और वो यूटिलिटी के बारे में सोचता है कि उसका यूटिलिटी कितना सेटिस्फाइड होता है एज कंपेरिजन टू। अगर प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट करने का मोटिव होता है। तो अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो उसका जो प्रॉफिट है वो कब उसको ज़्यादा मिलेगा, जब उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, लो। अगर उसकी कॉस्टिंग उसको लो पड़ेगी तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। तो भाई यहाँ भी ये सिनेरियो है कि जो एमएनसीज हैं वो क्या करते हैं, वो चीप लेबर खोजते हैं, कलेक्ट करते हैं और भी रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं एट चीपर रेट। सी यहाँ चीपर रेट, दे इन्वेस्ट लेस इन प्रोडक्शन, कम इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्शन पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएंगे, सी यहाँ ये लाइन, मोर प्रॉफिट एट द आउटकम और आउटपुट। For example, a multinational company manufacturing mobile phones design its products in research centers located in the USA। भाई चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो एमएनसी है वो क्या बनाती है, वो मोबाइल फ़ोन बनाती है। रिसर्च सेंटर्स कहाँ लोकेट है, भाई यूएस में लोकेट है। इट्स पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, लेकिन जो मोबाइल का जो पार्ट है ना वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है। एज इट सर्व एज अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, क्यों, क्योंकि ये कैसा सर्व कर रहा है, ये चीप लोकेशन सर्व कर रहा है। दीज पार्ट्स देन असेंबल्ड इन मैक्सिको, और ये जो पार्ट्स हैं मोबाइल के, जो कंपनी लोकेट है वो कहाँ, सेंटर कहाँ लोकेट है, यूएसए। जो इसके जो मैन्युफैक्चर, जो इसके पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहे हैं, चाइना में। ये असेंबल कहाँ हो रहा है, मैक्सिको में। एंड ईस्टर्न यूरोप एज दे आर क्लोज टू द यूएस एंड यूरोप एंड सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये चूंकि यूएस के नज़दीक है इसीलिए इसके जो पार्ट्स हैं वो असेंबल हो रहे हैं। और फिर कहाँ हो रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोप एज दे आर क्लोज टू यूएस एंड यूरोप एंड सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में ये क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। Meanwhile, the company's customer care is facilitated through call centers located in India, और ये जो कंपनी है क्या लोकेट करता है, कॉल सेंटर लोकेट करता है। Thus, MNC not only sell their products globally but also manufacture them globally। सिर्फ क्या करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सेल भी नहीं करता ग्लोबल, यानी कि ग्लोबली सेल तो करता है, ग्लोबली भाई सेल तो करे, लेकिन क्या करे, ग्लोबली मैन्युफैक्चर भी करे। तो सिर्फ ग्लोबली वो सेल करे ऐसा नहीं, ये ग्लोबली क्या करता है, मैन्युफैक्चर काम भी करता है। कौन, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये है उसका काम। Thus, MNC not only sell their products globally but also manufacture them globally. The production is organized in increasingly complex way.
इट्स डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई सेंटर कहीं है, उसका जो पार्ट्स है वो कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको असेंबल किया जा रहा है कहीं, और उसको सोल्ड आउट किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, तो भाई इंटरलिंकिंग अक्रॉस जो प्रोडक्शन है वो अक्रॉस द कंट्रीज में कैसी है और क्या है। MNC set up their production units to efficiently recruit skilled and unskilled laborers at low wages and seek benefit from government policies। भाई वेजेस लो रखेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर उसको वेजेस ज़्यादा देने पड़ेंगे लेबर को, भाई लेबर को अगर वो ज़्यादा वेज देगा, फॉर एग्जांपल हाई वेज देगा, तो उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसको तो देना ही पड़ेगा इसको, तो वो कहाँ से देगा, इसी से देगा। तो जब इससे देगा तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स को रिक्रूट करता है और लो वेज देता है। The money that MNCs finance for procuring land, resources, equipment and other assets is called foreign investment. One more time, what is foreign investment? Maybe CBSE can ask this kind of questions. Please बच्चे prepare for this kind of questions. What is foreign investment? The money that MNCs finance, जो MNCs इन्वेस्ट करता है फॉर प्रोकरिंग लैंड पर, रिसोर्सेज पर, इक्विपमेंट पर एंड अदर एसेट्स पर, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर कंट्री, तो ये हमारी कंट्री है। अब ये है फॉरेन कंट्री, इसको कुछ यहाँ सेटअप करना है। अगेन थोड़ा सा स्टेटमेंट फिर से देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि कोई भी एमएनसी क्या करती है, प्रोकरिंग लैंड और रिसोर्सेस, प्रोकरिंग लैंड और रिसोर्सेस, यहाँ उसने अपनी कंपनी डाली, यहाँ पर कुछ एसेट रखा, डाला, कुछ इन्वेस्ट किया, कंपनी सेटअप करी, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा इसको, क्योंकि बाहर का देश इंडिया पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। द एमएनसीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस वेरियस कंट्रीज इन फॉलोइंग वेज। भाई क्या रोल प्ले करता है, क्या सिग्निफिकेंट है इसका, थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। द MNCs कोलाबोरेट विथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, किसके साथ वो करता है, कोलाबोरेट करता है, स्मॉल, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, इन लोग को कन्विंस करना ईजी हो जाता है, दैट्स वाई दे डील टू दैट काइंड ऑफ कंट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज इन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। दे प्रोवाइड मनी फॉर न्यू पीसेस ऑफ मशीनरी रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोडक्शन, और इन लोग को ये चुन चुन के उठाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को, क्योंकि इनको कन्विंस करना भी इजी होता है, यहाँ पर चीप लेबर भी मिल जाता है आपको, ये आपको इजाज़त भी देते हैं कि हाँ हाँ चलो आ जाओ, क्योंकि इनको भी लगता है कि भाई इनके थ्रू हम लोग का थोड़ा डेवलपमेंट होगा, तो बहुत कुछ फैक्टर काम करता है और वो इन पर इन्वेस्ट करते हैं और इनको रेडी करते हैं। इन सम केसेस एमएनसीज ब्रिंग देयर ओन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एमएनसी अपने साथ कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लाते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए। Thus, their outcome of this partnership with a local company is twofold हो जाता है। The top MNCs have tremendous amount of wealth that exceeds the entire budget of developing countries। क्योंकि भाई जीडीपी तो बढ़ेगा ना, ये चीज़ आप समझो कि अगर 1 सेकेंड, अगर आपके देश में, तो भाई आप इस चीज़ को समझो कि भाई चलो हमने अभी बोला कि फॉरेन ने इन्वेस्ट किया है हमारी कंट्री पे, तो चलो भाई इन्होंने इन्वेस्ट किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन्होंने सेटअप डाला, उन्होंने एक इंडस्ट्री डाली मैन्युफैक्चर की कुछ की भी, तो भाई प्रोडक्शन यहाँ हुआ। चलो जाहिर सी बात है यहाँ कंपनी डालेंगे तो प्रोडक्शन यही होगा, क्योंकि लेबर वगैरह उनको यहाँ मिलेगा, तो प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या इन्हांस होगा, जीडीपी बढ़ेगी इंडिया की, जो जीडीपी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि यहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट इस इंडस्ट्री ने कमाई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू और जो एमएनसी ने किया है, उसका जो प्रॉफिट है वो किसका है, वो उस कंट्री का है जिसने इन्वेस्ट किया है इंडिया पर, वो एमएनसी का प्रॉफिट है। तो यही वो चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि द टॉप एमएनसीज हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट एक्सीड कर जाता है द एंटायर बजट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज का। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस एमएनसीज बाई अप लोकल कंपनीज, लोकल कंपनी को बाय भी कर लेते हैं, एंड देन एक्सपांड देयर प्रोडक्शन, और फिर क्या करते हैं, वो अपना प्रोडक्शन को एक्सपांड करते हैं। एग्जाम्पल, कारगिल फूड, अमेरिकन एमएनसीज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज लाइक परक फूड्स।
Large MNCs of developed countries place order for items such as garments, shoes, and sports item to small producer worldwide. These products are then sold to customer under the brand name of that MNC. See their strategies. Oh my goodness, कितना ब्रॉडर है, सोचो क्या करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा फायदा के लिए पूरा, मतलब खैर इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है। एनीवे, हियर द एमएनसीज हैव द अथॉरिटी टू रेगुलेट प्राइस। किस किस की अथॉरिटी है, सी देख लो, प्राइस की अथॉरिटी है, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दिस डिस्टेंस प्रोड्यूसर। Thus, MNC exert strongly supremacy on the production through partnership with local small industry by using them for supplies, competing with them or buying them out. As a result, production is getting interlinked across distant लोकेशन। तो भाई एमएनसी का जो रोल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमएनसी बहुत अच्छा काम भी करता है, प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, नो डाउट, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था जब मनी और क्रेडिट पढ़ रहे थे कि भाई बिना प्रॉफिट के, बिना फ़ायदे के कोई भी इंसान मतलब आगे ही नहीं बढ़ता, या फिर वो काम ही नहीं होता कि अगर आप उसको प्रॉफिट ना देखने को मिले अपना। क्योंकि ये ऐसे बहुत रेयर हैं कि जो बिना प्रॉफिट देके आप काम कर दे, लेकिन आजकल के डेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो भाई एमएनसी भी प्रोड्यूसर है, मोटी प्रॉफिट है, तो भाई वो प्रॉफिट तो देखेगी ही अपना। और आपको जैसा कि वर्ड यूज़ हुआ वहाँ पर, यूजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्री को यूज़ करती है, अपने प्रोडक्ट को एनहांस करती है, ब्रांड नेम पर बेचती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाती है, मुनाफा कमाती है अक्रॉस द वर्ल्ड। नॉट फॉरगेट दिस वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड क्या करती है, वो मुनाफा कमाती है। इसी वजह से तो ग्लोबलाइजेशन ये जो वर्ड है, ये अपने आप में, मैंने पहले ही बोला था चैप्टर स्टार्ट करने को पहले कि ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसपे पूरा वैश्विक स्तर आता है। पूरे जितने वर्ल्ड हैं, पूरे जितने कंट्रीज़ हैं जो इस पर शिरकत कर रही है, वट एवर दे आर, इन कल्चरल फॉर्म, इन पॉलिटिकल फॉर्म, इन सोशल और इकोनॉमिकल फॉर्म, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन पे ही, एक ग्लोब वैश्विक स्तर पे ही हो सकते हैं। तो ये था आज का हम लोग का चैप्टर और आज का हम लोग का सेशन। होपफुली यू लाइक द सेशन। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ये फर्स्ट पार्ट था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का। तो सेकंड पार्ट के लिए प्लीज़ नज़रें रखें कि सेकंड पार्ट आएगा, तो फिर वो भी जो 10th के सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है वो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस पर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मुझे इसको स्टारिंग करना पड़े तो मैं इसको 4 स्टार दूंगी, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं। होपफुली ग्लोबलाइजेशन से तो क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस कहीं बाहर नहीं जाते, एमएनसी से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। कुछ ईयर प्रीवियस में तो एमएनसी पे एक पैराग्राफ ही दे दिया था प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, कि एक एमएनसी के ऊपर एक पैराग्राफ ही था। तो भाई बहुत मतलब चेंज कर करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से। तो प्लीज़ सेशन को देखें और सेकंड पार्ट के लिए भी अवेटेड रहे। मैं जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।